नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। नामी वकील कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ जस्टिस बी.आर. गवई ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों के जजों की अंतरात्मा को झकझोरा है, उसके बाद तो सीधा असर दिखने भी लगा है। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ इस वक्त एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने तहलका मचाया है। ईडी को दिन में तारे दिखा दिए हैं और आरोपित को जमानत भी दी है। ईडी के डायरेक्टर की जमकर क्लास भी लगाई है और जबरदस्त टिप्पणी भी की है बड़ा फैसला देते हुए। जहां दिल्ली की अदालत से, निचली अदालतों से सिर्फ न्याय बिंदु सिंह की चर्चा हो रही थी, इस वक्त दिल्ली के कोर्ट के ही जज धीरज मोर की चर्चा होने लगी है। उन्होंने बहुत ही बारीकी से जस्टिस गवई के अंदाज में ईडी के डायरेक्टर से लेकर उनके जांच अधिकारियों तक की बैंड बजा डाली है। तो चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं और पूरे उनके जजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और ईडी को कैसे इन्होंने आईना दिखाया है, यह भी आप यहां समझेंगे। और आप सोच सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट से अगर ईडी के केस में जमानत मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यही दिल्ली की अदालत है जहां पर एक जज ने सीधे तौर पर कहा था, ले लेने दो तारीखें, ईडी के केस में कौन सी जमानत मिल जानी है। लेकिन अब तेवर बदल रहे हैं, अंदाज बदल रहे हैं, ट्रायल कोर्ट पुराने रंग में लौट रहा है। यहां देखिए, उनका कहना था कि जांच अधिकारी की व्यक्तिपरक व्याख्या पर जांच नहीं की जा सकती। ये सेलेक्टिव जो अप्रोच है ईडी की, उस पर जांच नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कहना था कि जांच की पहचान इसकी निष्पक्षता है। जांच अधिकारी की व्यक्तिपरक व्याख्या की निंदा होनी चाहिए, क्योंकि यह एक कथित वस्तुनिष्ठ जांच को उसकी अनियंत्रित सनक और कल्पनाओं पर निर्भर बना देगा, जिसे गिरफ्तारी की अत्यधिक शक्ति दी गई है, जिससे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है। यह धीरज मोर का स्टेटमेंट आया है। जनरली न्याय बिंदु सिंह के अलावा आपने ट्रायल कोर्ट के किस जज को इस अंदाज में देखा है? उन्होंने इस मामले में ईडी के रवैये को एकदम से परेशान कर देने वाला दृष्टिकोण बताया और इस पर उन्होंने गंभीर टिप्पणी भी की और जजमेंट भी किया। यहां पर उन्होंने टिप्पणी की, धीरज मोर साहब ने, कि इस मामले में बहुत ही अप्रिय स्थिति है, जिसमें एक आईओ ने आवेदक को गवाह के रूप में उद्धृत करने का विकल्प चुना और दूसरे आईओ ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध बिल्कुल उसी साक्ष्य के आधार पर उसे गिरफ्तार करने का विकल्प चुना। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि आईओ में से एक गलत था या है, और या तो उसने कानून से परे कारणों के आधार पर काम किया या वह मामले के तथ्यों को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में अक्षम था। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं, क्योंकि इससे आरोपी को छूट मिल सकती है या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर गैर कानूनी रूप से अंकुश लग सकता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता के मूल अधिकारों पर आघात हो सकता है। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, इन्होंने भी जस्टिस बी.आर. गवई की वो लाइन पकड़ी है जिसमें उन्होंने कहा था कि सेलेक्टिव अप्रोच बंद कर दो, कि आपकी मर्जी से कोई आरोपित अप्रूवर बन जाएगा, गवाह बन जाएगा, और दूसरा आरोपी जिससे आपको चिढ़ है आप उसे जेल में बंद रखोगे। दिल्ली लिकर पॉलिसी का ही मामला देखिए, केजरीवाल जेल में बंद रहे, लेकिन मंगूटा रेड्डी हों या अलग अलग ऐसे कई आरोपी हैं जिन्हें ईडी ने, सीबीआई ने अपने सिस्टम से अप्रूवर बना दिया, जिसको लेकर जस्टिस गवई ने गंभीर सवाल भी खड़े किए थे। अब देखिए मामले का तथ्य क्या है, कैसे यह पीएमएलए का मामला था और कैसे बात जमानत तक पहुंची। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मामले के तथ्य यह हैं कि आवेदक को पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दुबई निवासी आवेदक पर 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फर्जी चालान बनाने का आरोप लगा कि मुख्य आरोपी और अन्य ने आवेदक के माध्यम से एक कंपनी से अपनी सहयोगी
कंपनियों को अपराध की आय पीओसी की एक बड़ी राशि भेजी। अब यहां से क्या हुआ कि आवेदक ने कहा कि हमने चालान तो बनाया, लेकिन वो राशि पीओसी थी इस बात की हमें जानकारी नहीं थी। ऐसे में क्या हुआ, यहां से ईडी का सेलेक्टिव अप्रोच देखिए दिखाई पड़ेगा। यहां कहा जा रहा है कि पहली आपराधिक शिकायत दर्ज करने से पहले आवेदक को ईडी ने बुलाया था और उसने पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपने बयान दिए थे। आवेदक को पहली शिकायत में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था। हालांकि आगे की जांच के दौरान उत्तराधिकारी आईओ ने उसी सबूत के आधार पर आवेदक को गिरफ्तार कर लिया। मतलब जो एक और उनके साथ जो जवाबदेही जिन आईओ की थी उन्होंने खेल कर दिया। अब ऐसे में यहां पर जज साहब ने काफी क्लियरली कहा कि आपके अनुमान के आधार पर, बेतुके कल्पनाओं के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस बात को गांठ बांध लें ईडी के आईओ साहब या ईडी के डायरेक्टर साहब। अब यहीं पर देखिए हुआ क्या कि जो पीएमएलए के धारा 2U का यहां पर सख्ती से उन्होंने समझाइश देने की कोशिश की कि ईडी के जो भी लोग हैं इसे समझ लें। कोर्ट ने कहा कि निराधार धारणाओं के आधार पर राशि को मनमाने ढंग से आप बढ़ा नहीं सकते। केवल वह संपत्ति जो अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त की गई हो उसे ही पीओसी माना जा सकता है। अब इसके बाद सिर्फ जो अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं, ईडी के अफसर हैं, वो कल्पनाओं पर कार्रवाई ना करें। यहां पर पाया गया कि पीएमएलए के तहत अधिकारी केवल इस धारणा के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते कि जिस संपत्ति को जब्त किया गया है वह पीओसी होनी चाहिए। इसने कहा कि जब तक अपराध क्षेत्राधिकार वाली पुलिस के पास दर्ज नहीं होता या किसी सक्षम फोरम के समक्ष जांच लंबित नहीं होती तब तक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर मैसेज था। अब देखिए यहां कहा जा रहा है, जो वर्तमान मामला है उसमें कहा जा रहा है कि न्यायालय ने पाया कि प्रवर्तन निदेशालय यह साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा कि आवेदक ने यह जानते हुए लेन देन किया था कि वह पीओसी के साथ लेन देन कर रहा है। इसके अलावा इसने यह भी कहा कि पहली आपराधिक अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेते समय अदालत ने आवेदक को तलब नहीं किया। अदालत ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अदालत को आवेदक को सह अपराधी या मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी मानने के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं मिले हैं। तो फिर कुल मिलाकर जब मैटर को समझा गया, मतलब यहां पर क्लियर दिख रहा है कि जिसमें परहेज किया गया उसी साक्ष्यों के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ही केस में दो रवैया अपनाया गया। इसने नोट किया कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद ईडी गिरफ्तारी को उचित ठहराने के प्रयास में आवेदक के खिलाफ अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसमें यह भी कहा गया कि बेशक जांच अधिकारी के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या ना करने का फैसला लेने का विशेषाधिकार है, हालांकि यह मनमाना नहीं हो सकता। और जब जांच अधिकारी और अदालत के पास उपलब्ध सबूत बिल्कुल एक जैसे हैं और अदालत ने उसे आरोपी के तौर पर बुलाने से मना कर दिया, तो जांच अधिकारी द्वारा उसी सबूत के आधार पर उसे गिरफ्तार करना उसकी शक्तियों का स्पष्ट अतिक्रमण है, जिसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। और उसके बाद कोर्ट ने जमानत देने के लिए अपने फैसले बता दिए। क्या कहा गया, देखिए कि वर्तमान मामले में जो धारा 45 की बात हो रही है कि 2 शर्तें होती हैं जमानत के लिए पूरी करनी होती हैं। तो वर्तमान मामले में नोट किया गया कि पीओसी से निपटने में आवेदक के अपराध को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। नोट यह भी किया गया कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि आवेदक अपराध का दोषी नहीं है और उसका कोई अन्य आपराधिक संबंध नहीं है। इस प्रकार इसने माना कि आवेदक ने धारा 45 पीएमएलए के तहत जमानत के लिए आवश्यक 2 शर्तों को पूरा भी किया है। इसके बाद न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता है। इन परीक्षणों में अभियुक्त के भागने का जोखिम, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और सबूतों के साथ छेड़छाड़ शामिल है। लेकिन इसमें यह देखा जा रहा है कि आवेदक के भागने का खतरा नहीं है, वो गवाह को प्रभावित नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवाहों का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है और अभियोजन पक्ष के पास मामले के सभी प्रासंगिक दस्तावेज हैं। इस प्रकार न्यायालय
ट्रिपल टेस्ट में भी उस आरोपित को पास करता है और उन्हें जमानत देता है। और उसके बाद ईडी के डायरेक्टर को भी भरदम इन्होंने सुना दिया। कहा, अदालत ने ईडी के निदेशक से अदालत को यह बताने को कहा क्या गिरफ्तारी के संबंध में कोई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी या विनियमन है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की निगरानी के लिए वरिष्ठों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, यह सब क्लियर करना होगा। निदेशक को यह भी कहा गया कि आप पता लगाओ कि जांच करनी है कि दो जांच अधिकारियों ने एक ही साक्ष्य होने के बावजूद आरोपी के खिलाफ विपरीत दृष्टिकोण क्यों अपनाया। अब डायरेक्टर को सीधे कटघरे में यहां पर ट्रायल कोर्ट के जज धीरज मोर ने खड़ा कर दिया और फिर जमानत उस आरोपित को दे दी गई है। यह मामला बहुत ही दिलचस्प था और यह केस कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने भी अब तहलका मचाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।